केमिकल बॉन्डिंग में हम पहुंच गए थे VS-EPR थ्योरी तक। उसकी प्रैक्टिस भी की हमने, एग्जांपल्स की। तो आज हम देखने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या पढ़ने वाले हैं आज? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी VBT। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को 1927 में दो साइंटिस्ट ने प्रपोज किया, हिटलर एंड लंडन। हिटलर वो वाला हिटलर नहीं है, ये साइंटिस्ट है, ठीक है। ओके, उसके बाद इसको एक्सटेंड किया किसने? एक्सटेंडेड बाय पॉलिंग एंड स्लैटर। ओके, पॉलिंग एंड स्लैटर, इन्होंने इसको आगे एक्सटेंड किया और डिटेल किया। और इसी पॉलिंग ने आने वाला जो नया थ्योरी है अपना हाइब्रिडाइजेशन, इसी पॉलिंग ने उसको प्रपोज किया था, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहां पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है ये एक इंपॉर्टेंट फीचर्स से रिलेटेड बात करती है, वो है डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्ड। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्ड। व्हाट इज मीन बाय डायरेक्शनल प्रॉपर्टी? क्योंकि हम जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स देखते हैं, जो डायटॉमिक मॉलिक्यूल है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब जैसे H2 है, ठीक है, F2 है, ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल है। फिर भी जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी और जो लेविस कंसेप्ट था जो स्टार्टिंग में हमने देखा, वो दोनों भी फेल हैं एक्सप्लेन करने के लिए कि H बॉन्ड H का डिस्टेंस है 74 पिकोमीटर, जबकि F बॉन्ड F का डिस्टेंस होता है कुछ अप्रोक्सीमेट कुछ 104 103 के आसपास होता है। लेकिन इसका जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है 435 किलो जूल है, जो कि ज्यादा है, जबकि इसका कम होता है, ये 150 के आसपास होता है। तो यहां पर इसको भी एक्सप्लेन करने में VS-EPR और लेविस कंसेप्ट फेल था, ठीक है। सिर्फ VS-EPR ने क्या काम किया? शेप एंड ज्योमेट्री को बताया, जो अपन ने पिछली बार देखा, पता है ना आपको। लेविस का कंसेप्ट जो था, जो स्टार्टिंग में हमने देखा, वो फेल था शेप और ज्योमेट्री को बताने के लिए। तो उसके बाद कौन आया? VS-EPR थ्योरी। VS-EPR थ्योरी ने एक्सप्लेन किया कि शेप कैसे बनता है, ज्योमेट्री कैसे बनती है, लोन पेयर में रिपल्शन होता है, बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होता है, कैसे शेप्स तैयार होते हैं। लेकिन अभी भी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी बताने से वो कासिर था। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी का मतलब क्या? जैसे अगर हम देखेंगे यहां पर तो H2O अपने को बेंट स्ट्रक्चर मिलता है, उसने बताया बेंट स्ट्रक्चर मिलता है, लेकिन क्यों पता नहीं। जैसा लॉजिकली अगर देखा जाए तो हम देखेंगे कि यहाँ पर लोन पेयर इस तरह होना चाहिए और एंगल बनना चाहिए 90 डिग्री वाटर के अंदर, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर। और यहां पर लेकिन एक्चुअली अपने को क्या मिलता है? 104 डिग्री, ये अपने को एंगल मिलता है। तो ये ऑल दीज आर अबाउट डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, कि डायरेक्शन कैसा रहेगा। तो डायरेक्शन को समझने के लिए यहां पर तीन चीजों पर फोकस किया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने। वो है एटॉमिक ऑर्बिटल। ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होती है। दूसरा पॉइंट जो इससे रिलेटेड रहेगा वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और तीसरा पॉइंट यहां पर ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो बोलती है अपने को, वो है टाइप एंड नेचर ऑफ ओवरलैपिंग। नेचर ऑफ ओवरलैपिंग के ऑर्बिटल्स आपस में जब ओवरलैप होते तो कौन से टाइप के ऑर्बिटल आए
और वो कैसे ओवरलैप हुए उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये 3 मेन पॉइंट है जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने उस पर फोकस किया है। तो ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखना है। अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं एक छोटे से पॉइंट की तरफ कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये भी फोकस करती है कि बॉन्ड कैसे बनता है। जैसे लेविस थ्योरी ने तो बताया कि शेयरिंग से बॉन्ड तैयार होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, उसके बारे में डिस्कशन हुआ था। शेयरिंग और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि ऑक्टेट रूल में अपन ने देखा था। अब यहाँ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अपने को इन डिटेल बताती है कि एनर्जी का बॉन्ड डिस्टेंस का क्या रिलेशन है। ठीक है, इधर स्टैंड अप, पीछे ध्यान से देखो और ध्यान से सुनो सब लोग। ठीक है, तो यहां पर उन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए H2 मॉलिक्यूल को लिया। H2 मॉलिक्यूल लेकर उन्होंने एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ये एनर्जी प्रोफाइल है, y एक्सिस, x एक्सिस, और यहां पर कंसीडर किया है एनर्जी जीरो। क्या कंसीडर किया है? जीरो एनर्जी। और वो बताता है कि जब दो हाइड्रोजन एटम्स इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट, एंड दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से बहुत दूर दूर है। ठीक है, उसने इस एटम को कंसिडर किया है Na न्यूक्लियस इसका, और इसको Nb, और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है, सेंटर में न्यूक्लियस है और अराउंड इलेक्ट्रॉन है, इसको उसने कंसिडर किया है Ne, और इसको या हम उसको AB भी ले सकते हैं। ठीक है, ये एटम A है, ये एटम B है। ठीक है, एक इन जनरल में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, और ये इसका इलेक्ट्रॉन है, किसका इलेक्ट्रॉन है? ये A का, और ये यहां जो इलेक्ट्रॉन है किसका इलेक्ट्रॉन है? B का। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में होता है अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन, जिससे एटम्स नजदीक आते हैं। इसका न्यूक्लियस पॉजिटिव, इसका इलेक्ट्रॉन निगेटिव, अट्रैक्शन। इसका इलेक्ट्रॉन निगेटिव, इसका न्यूक्लियस पॉजिटिव, अट्रैक्शन। तो ये इस तरह से अट्रैक्शन की वजह से नजदीक आते हैं। इसको कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर है, किसके किसके बीच में है? Na और कौन है? Ea, सॉरी Eb, इसका न्यूक्लियस, इसका इलेक्ट्रॉन, और किसके बीच में बोलो? Nb एंड Ea, इसका न्यूक्लियस, इसका इलेक्ट्रॉन। ये इस तरह अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। जब ये नजदीक आते हैं तो उसको कहा जाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, कल के तो नहीं है ना बर्तन किसी के? बाजू वाले के ना? ठीक है, देख रहे नीचे उन्होंने। ठीक है, हाँ। वैसे ही यहां पर दूसरा फोर्स काम करता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन। क्या बोलते हैं उसको? फोर्स ऑफ रिपल्शन। वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को अपोज करेंगे। ठीक है, फोर्स ऑफ रिपल्शन किस में होगा? सेम नेचर में, माइनस माइनस प्लस प्लस। अब मुस्कुरा रहे तुम बोले तो? ठीक, और समझा क्या नहीं? अरे इधर देखो ना यहाँ पर। हाँ, तो यहां पर क्या होगा? Na और Nb में होगा रिपल्शन। Na Nb क्या होने वाला है? रिपल्शन। और किसके बीच में होगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में भी होगा रिपल्शन। यस, ये दो रिपल्शन हो रहे हैं यहां पर। तो इलेक्ट्रॉन ऑफ A एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ B। तो इस तरह से दो फोर्स यहां काम कर रहे हैं, अट्रैक्शन और रिपल्शन। तो बॉन्ड कब बनेगा? When force of attraction dominate over force of repulsion। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो डोमिनेट होगा ना? अरे समझा कि नहीं समझा? ठीक है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहा तभी एटम नजदीक आएंगे ना,
तभी बॉन्ड बनेगा। तो इसको यहां पर ऐसे बताया है, देखिए ये एटम ए, ये एटम बी, ये इलेक्ट्रॉन ए इसका, और ये इलेक्ट्रॉन बी। समझा आपको? हाँ, तो बोलिए कहां पर अट्रैक्शन हो रहा है? अट्रैक्शन कहां पर हो रहा है? ए और बी वाले इलेक्ट्रॉन में, राइट? हाँ, यहां पर क्या हो रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, अट्रैक्शन। ओके, और ई ए और बी के अंदर क्या हो रहा है? अट्रैक्शन, बराबर है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। रिपल्शन कहां पर हो रहा है? इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। तो इसमें से अगर ये डोमिनेंट है तो अपना क्या होने वाला है? बॉन्ड फॉर्म होने वाला है। समझा आपको? ये बेसिक कंसेप्ट है एकदम। बच्चे बोलते हैं ना बॉन्ड कैसे बनता है, तो दो ऑर्बिटल नजदीक आते हैं, एक का न्यूक्लियस, दूसरे का इलेक्ट्रॉन, दूसरे का न्यूक्लियस, पहले का इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करके नजदीक आते हैं, ठीक है। अब इसी को एक्सप्लेन किया है H2 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन के अंदर। अब जरा ध्यान से देखिए सब लोग, क्या सब लोग जाग रहे हैं? क्या सब लोग जाग रहे हैं? अरे ये लाइन ऐसी कैसे आ गई? हाँ, कुछ बोल रहे हैं? नहीं, अच्छा ठीक। ये है y एक्सेस और ये है x एक्सेस। बीच में एक लाइन हम बनाते हैं जिसमें हम बता रहे हैं यहां पर कि जीरो है, यहां पर एनर्जी। एक पैरेलल लाइन यहां x एक्सिस के साथ बताते हैं हम, ठीक है। तो यहां पर ये जीरो, ये हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो शुरुआत में यहां पर हमने क्या कहा? दो हाइड्रोजन एटम्स है, हाइड्रोजन एटम्स विच आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, फार अवे फ्रॉम ईच अदर। ये एक है, ये इसका न्यूक्लियस। ओके, सेकेंड वन, इसको कॉपी कर लेते हैं। ये एक दूसरे से काफी दूर है, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉन और इसका न्यूक्लियस अट्रैक्शन, इसका इलेक्ट्रॉन, इसका न्यूक्लियस अट्रैक्शन, ये एक दूसरे को अभी अट्रैक्ट करेंगे। तो ऐसे केस में क्या होता है? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी हाई, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी हाई। ये बात मैंने आपको बताया था पीरियोडिक टेबल में, याद है आपको? जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर जाता है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, और जो एटम के बाहर निकल जाता है उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। समझा आपको? इसलिए तो इलेक्ट्रॉन जब एंटर होता तो एनर्जी रिलीज करता, पढ़े थे ना अपन ने? हाँ, तो अभी इनकी एनर्जी जो है ज्यादा है क्योंकि अभी बहुत दूर दूर है। तो जैसे एक सिंगल एटम में होता है तो दो एटम जब नजदीक आते हैं तब भी ऐसे ही होता है। अब ये दोनों एटम नजदीक आ रहे हैं तो इनकी एनर्जी रिलीज होने वाली है, होगी कि नहीं होगी? अरे बोलो ना, अरे होगी नहीं होगी? होगी। अब यहां पर ये थोड़ा नजदीक आना शुरू हो गए, ठीक है। अभी दूर दूर थे, अब थोड़ा नजदीक आना शुरू हो गए। अब ये नजदीक आना शुरू हो गए, एनर्जी देखो कम हो रही है। अब ये थोड़ा और नजदीक ला लेते हैं इसको, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है। ओके, तो ये और नजदीक आ रहे हैं, एनर्जी रिलीज हो रही है। तो यहां पर देखिए एनर्जी में गिरावट दिख रही है आपको यहां पर? अरे दिख रही है कि नहीं दिख रही है? ये एनर्जी में गिरावट हो रही है, यहां पर नजदीक आ रहे हैं, एनर्जी डिक्रीज, नीचे बना रहे हैं मतलब एनर्जी कम है इनका, इनका एनर्जी कम है, इनका एनर्जी ज्यादा है, इनका एनर्जी और ज्यादा है। समझा आपको?
फिर उसके बाद वो और नजदीक आ गए और ओवरलैपिंग हो गई और उन्होंने बॉन्ड बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो यहां पर ये और नजदीक आ गए। ठीक है, ये और नजदीक आ गए, एनर्जी देखिए और कम हो गया। और अब यहां पर ये ऐसे स्टेज में आ गए कि इनकी हो गई है ओवरलैपिंग कंप्लीटली। ये ओवरलैपिंग हो गई, बॉन्ड फॉर्म हो गया, तो एनर्जी आपको एकदम कम मिलेगी। लेकिन जब बहुत नजदीक आ जाएंगे तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस नजदीक आने से क्या होने वाला है, रिपल्शन। और जैसे रिपल्शन होगा वो एक दूसरे को पुश करेंगे और बॉन्ड ब्रेक। ज्यादा करीब आ गए तो दुश्मनियां बढ़ जाती हैं, ज्यादा दोस्ती बढ़ गई तो नुकसान शुरू हो जाते हैं। बराबर है कि नहीं? इसलिए 2 बेंच का डिस्टेंस रखे अपन ने, समझा आपको? इसलिए इकबाल ने कहा था, आपस में बढ़ाओ न मिल्लत ज्यादा, मिल्लत मतलब मिलाप, आपस में बढ़ाओ ना मिल्लत ज्यादा, मुबादा के हो जाए नफरत ज्यादा। मालूम है आपको? हाँ, मतलब किसी के पास गए तो अच्छा है, सलाम कलाम दोस्ती रखना, लेकिन बहुत ज्यादा क्लोज नहीं हो जाना। बहुत ज्यादा क्लोज हुए तो फिर झगड़े शुरू होते। बराबर है कि नहीं है? जो रिश्तेदार के पास हफ्ते में एक आध बार, महीने में एक आध बार आप जाते, जाना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए, तो वो आपका बड़ा अच्छा वेलकम करते, चाय पानी खाना जाने नहीं देते आपको। और जिसके पास रोज जाकर बैठ जाते, नहीं पूछता फिर कोई भी आपको, फिर आगे बोलते ही। तो पौधे को ज्यादा पानी भी डाले तो पौधा सड़ जाता है, हालांकि पानी उसकी जरूरत है, लेकिन ज्यादा हुआ तो सड़ जाता है। तो वैसे ही रिश्ते भी होते हैं, ज्यादा मिलना शुरू कर दिए तो बहुत ज्यादा क्लोज हो गए तो लड़ाइयां। तो वैसे ही हाइड्रोजन के साथ हुआ, बहुत ज्यादा घुस रहा था ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करते ना अपने पास, हाँ जा उनके पास, बहुत घुस बहुत मिल रहा था ना, हुई ना लड़ाई, हाँ आप संभाल जाओ उधर। अरे बराबर है कि नहीं है? अरे रोना नहीं, वो अपन एग्जाम्पल दे रहे, सही में लड़ाई नहीं हुई। ठीक है, उन्होंने अफसोस में चले गए उन्होंने, ये क्या हो गया बोल के। ठीक है, अरे नहीं एग्जाम्पल है एग्जाम्पल। हाँ चलो, हाँ इसलिए मैंने 2 बेंच का डिस्टेंस रखा। ठीक है, चलो, उन्हें हैंग हो गए एक्सप्रेशन ही नहीं आ रहे क्या बोलना चाहिए बोल के। तुम क्या खा रहे? कुछ भी नहीं, ठीक है, ओके ठीक। अच्छा ऐसा दांत तो नहीं मसल रहे ना? ज्यादा नहीं मसल रहे, टेढ़े मेढ़े हो गए मुश्किल हो जाएंगे, मतलब अच्छा दिखे, हम मुस्कुराएंगे तो टेढ़े मेढ़े दिख रहे, अच्छा ठीक है, मतलब ओके। तो अभी अगली बार बात नहीं करना है, बैठो। ये तो एब्सेंट वाले ना, ओके। चलिए सब लोग जरा ध्यान से देखिए, तो अब यहां पर न्यूक्लियस बहुत ज्यादा करीब आ गए तो क्या होने वाला है, रिपल्शन। और रिपल्शन होने से फिर अचानक वो एकदम ब्रेक हो जाएंगे और फिर से क्या हो जाएंगे, सेपरेट। जहां थे वहां वापस, फिर से वापस अलग हो गए। तो अपने को इस तरह का एक कर्व यहां पर मिलता है। मैं थोड़ा कर्व को बनाने के लिए इनको थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आए, वरना आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यहां पर मैं सब पूरा सेलेक्ट करता हूं इसको, और थोड़ा सा इसको जगह बनाने के लिए ऐसे कर देता हूं। ठीक है, ओके। तो यहां पर अपने को एक कर्व मिलने वाला है। इधर देखो, ये कर्व मिलेगा अपने को ऐसे कि एनर्जी पहले ज्यादा थी, अब कम हुई, और कम, और कम, एकदम कम, फिर एकदम बढ़ गई जैसे बॉन्ड ब्रेक हुआ। तो जब यहां हम पहुंचे थे तो दोनों के न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस था वो डिस्टेंस आ गया था 74 पिकोमीटर। लेकिन दो एटम को इतना नजदीक आने के लिए, यानी इतना डिस्टेंस जब बना, इधर देखो ना, यहाँ पर ये इधर, हाँ तो यहाँ पर इधर है ना एटम, इधर देखो, हाँ तो अब ये यहाँ पर उन्होंने नीचे देख रहे बेंच पे, ठीक है, हाँ हाँ। और समझा क्या, हम निगेटिव वर्ड बहुत जल्दी सुनते हैं। क्यों? क्यों बोलो क्यों? दिन रात आप वही देख रहे हैं ना मोबाइल पे, जो दीन को देखता है उसको दीन की बातें याद आती है। बराबर है कि नहीं है?
मतलब मुझे लेट समझा, मतलब मैं ज्यादा नहीं देखता हूँ, आप लोग ज्यादा देखते हैं चीजें। हाँ इधर देखो, मुझे लेट समझा, आपको जल्दी समझ में आ गया। और जो जिस फील्ड में ज्यादा रहता है उस फील्ड का उसको जल्दी समझ में आता है। तो आपका एवरी एक्शन, एवरी एक्सप्रेशन आपको रिप्रेजेंट करता है कि आप कौन है। इसलिए बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करना अपने आप को, ध्यान से देखो, ठीक है। हाँ, एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने एक वर्ड बोला, फॉर एग्जाम्पल मोहब्बत, सबके माइंड में क्या चलता है? हालांकि मोहब्बत एक आम लफ्ज है। अल्लाह से मोहब्बत होती है, रसूल से मोहब्बत होती है, वालदैन से मोहब्बत होती है, भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त। लेकिन जैसे हमने मोहब्बत बोले ये सारे रिश्ते खत्म होकर आपको एक ही आता है, एक हार्ट बना उसमें तीर लगा हुआ। हाँ, ऐसा क्यों आया? स्कूल में वही माहौल, दोस्तों में वही माहौल, बुक्स पे वही आ रहा है प्रिंट होके, रील्स में वही है, आप दिन रात वही जाहिल चीजें देख रहे हैं, तो आपके माइंड में पहले ही जाहिलाना रस्म आएंगी। जबकि मोहब्बत हालांकि दोनों वर्ड में डिफरेंस है, पता आपको? मोहब्बत और इश्क दो अलग अलग लफ्ज है। कुछ लोग अपना नाम रखते आशिक रसूल, गलत है। बोलते हमको अल्लाह के रसूल से इश्क है। इश्क नहीं हो सकता, इश्क स्पेशल है, ये वाइफ के साथ होता है। आप बोलेंगे सर ने वाइफ क्यों कहा ऐसे? ये लीगल है ना, वो तो हराम है ना। अरे बराबर है कि नहीं है? तो हमारे दोस्त बोलते थे, उनसे सवाल हुआ कि लव, अपोजिट जेंडर आपस में लव कर सकते हैं क्या? तो उन्होंने कहा हाँ कर सकते हैं, लेकिन शादी के बाद। शादी से पहले वो LBW आउट रहता। लव बिफोर मैरिज, लव बिफोर वेडिंग, LBW, रियल में आउट हो जाता हूं, लाइफ से भी और आखिरत से भी, ठीक है। तो लव और इश्क, मतलब मोहब्बत और इश्क दो अलग लफ्ज है। तो मोहब्बत आम है, सबसे होती है वो, ठीक है। इश्क खास है, ये हस्बैंड वाइफ के लिए स्पेशल है, समझा आपको? अरबी में भी इस्तेमाल होते दोनों अलग। तो कुछ लोग गलत नाम रख देते, आशिक इलाही, मतलब अल्लाह से इश्क, ये जायज नहीं है ना, तो ये ऐसे नाम भी नहीं रखना चाहिए, ठीक है। हाँ, मुहिब रसूल नाम रख सकते हैं, मुहिबुल्लाह नाम रख सकते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करने वाला। इश्क लफ्ज ये अलग है, ठीक है। चलो इधर आ जाओ वापस। हाँ, तो ये ध्यान रखने का। अब ये यहां पर जब नजदीक आ गए तो क्या हुआ? रिपल्शन और एनर्जी बढ़ गया। तो यहां कितना एनर्जी रिलीज होता है पता आपको? 435 किलो जूल। यहां माइनस में लेते हैं, नीचे आ रहे ना अपन, इसलिए माइनस में। इतना एनर्जी रिलीज होता है जब दो हाइड्रोजन एटम नजदीक आते हैं। तो इससे अपने को एक रिलेशन पता चला कि जितना शॉर्ट डिस्टेंस होगा उतनी एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। तो क्या क्या पॉइंट्स हुए? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन, अट्रैक्शन से बॉन्ड डिस्टेंस कम होता जाएगा, एनर्जी रिलीज होते जाएगा। जितना नजदीक आएगा उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। जितना इसका जो डिसोसिएशन एनर्जी जिसको बोलते हैं, इसको अगर मुझे इसको ब्रेक करना है तो कितना एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा? इतना ना। अरे भाई, जब बॉन्ड बना तो इतना एनर्जी रिलीज हुआ ना, अब वापस से इस बॉन्ड को ब्रेक करना तो इतना एनर्जी देना पड़ेगा ना। इसलिए जब मैं लिखूंगा +435 का मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। उसी को आप क्या बोलेंगे जब -435 में दिया हो रहा तो? बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, कि ये जब बॉन्ड बना तो इतनी एनर्जी बाहर निकली, समझा आपको? अब उसी बॉन्ड को ब्रेक करना है तो उतनी एनर्जी देना पड़ेगी, समझा आपको? तो बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एक ही है, और ये पर मोल होती है, मतलब एक H2 के लिए नहीं, पर मोल। पर मोल मतलब कितने मॉलिक्यूल? 6.022 इंटू 10⁻23, इतने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। 6.022 इंटू 10⁻23, 6.022 इंटू 10⁻23, ये जब बॉन्ड बनाएंगे तो इतना एनर्जी बाहर निकलता है। अच्छा, 6.022 इंटू 10⁻23, 6.022 इंटू 10⁻23 दोनों को मिला दिए तो कितने H2 बने? अरे उतने ही बनेंगे ना, सेम ना। 6.022 6.022 ज्वाइन हो गए, एक कैप और एक पेन, दोनों को मिला दिया, कितने पेन बने? एक ही बनेगा ना। तो इधर से एक एटम आएगा, इधर से एक एटम आएगा, दोनों जब जुड़ जाएंगे तो H2 कितने बने? एक ही बना ना।
उसमें एटम दो है लेकिन मॉलिक्यूल तो एक बनेगा ना। तो वैसे ये इतने मॉलिक्यूल इधर एटम इधर लिया, इतने एटम इधर लिया, लेकिन जब जोड़ देंगे तो मॉलिक्यूल इतने ही बनेंगे ना। समझा आपको? नंबर ऑफ एटम कितने हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझा? ठीक है, चलो। तो ये इस तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में, सॉरी हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में यहां पर बताया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो वाला नहीं है, ये वाला H बॉन्ड H2, ठीक है। ऐसे सभी मॉलिक्यूल में होता है। इसको एक्सप्लेन किया H2 को लेकर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने। उसके बाद उसने बताया कि नहीं, बॉन्ड में बहुत सारे ऑर्बिटल का कंसेप्ट समझना जरूरी है, क्योंकि टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल भी होते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी समझना जरूरी है जो पीरियोडिक टेबल में अपना हुआ है। तो उससे पहले हम यहां पर देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल। टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल। टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल में आने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऑर्बिटल क्या है। आपने स्कूल में पढ़ा, क्या पढ़ा आपने स्कूल में? ऑर्बिट। क्या कंसेप्ट पढ़ा आपने स्कूल में? ऑर्बिट। लेकिन हमको क्या पढ़ना है यहां पर? अपने को पढ़ना है ऑर्बिटल। दोनों में क्या फर्क है? हाँ, ऑर्बिट इज अ फिक्स पाथ। ये बचपन में पढ़ाने के लिए ठीक है, बेसिक था ये कि इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस एक फिक्स पाथ में घूम रहा है, ऐसे उसकी फिक्स लाइन है, फिक्स पाथ है, सर्कल। इसके ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, ठीक है, ऐसा बोलना है। लेकिन बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट है, रदरफोर्ड है और भी है बहुत सारे लोग, उन्होंने कहा कि नहीं, वो नील बोर ने जो बोला था कि फिक्स ऑर्बिट है, कहा कि फिक्स ऑर्बिट नहीं होती है। देखो स्टूडेंट है रदरफोर्ड, लेकिन टीचर से आगे निकला हो। कैसे? नान खलिया खाने से कैसे? छुट्टियां मारने से, बेसिक बेसिक क्लास एब्सेंट रहने से। हाँ नहीं, थोड़ा डेडिकेशन। उसने कहा कि नहीं, हमारे सर नील बोर ने जो बोले उनके हिसाब से वो पॉइंट ठीक था, लेकिन उस टाइम कहा कि उतने ज्यादा एडवांस इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, कैलकुलेशंस नहीं थे। आज हमको समझ में आ रहा है कि वैसा नहीं है, ऐसा रहता है, ऑर्बिटल होता है। इलेक्ट्रॉन ऐसे फिक्स पाथ में नहीं घूमता है। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन का एक स्पेसिफिक एरिया है, उस एरिया में इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है, ये इसका एरिया है। लेकिन ज्यादातर चांसेस है कि वो न्यूक्लियस के नजदीक होता है। ये हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ज्यादा चांसेस है कि वो यहां हो सकता है, और कम चांसेस है कि इधर भी हो सकता है। अट्रैक्शन की वजह से ज्यादा चांसेस है यहां हो सकता है। इलेक्ट्रॉन एक ही है, तो इसको बोलते हैं ऑर्बिटल। ये पूरा स्फेरिकल शेप, ऐसे इतने एरिया में वो कहीं भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस बीच में है, इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन है, घूम रहा है सब जगह। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है एस ऑर्बिटल के अंदर, तो पूरे घूम रहे वो एस ऑर्बिटल के अंदर कहीं भी। तो ये उसका एरिया है। जैसे हमने कहा था पी ऑर्बिटल को हमने सिंपली ऐसे ड्रॉ किया था, लेकिन इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन इतने एरिया में इस डंबल शेप में कहीं भी हो सकता है पी ऑर्बिटल के अंदर। समझा क्या? ये कहीं भी हो सकता है। तो इसलिए अब ऑर्बिटल को हम डिफाइन कैसे करते हैं? एरिया ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। एरिया ऑफ प्रोबेबिलिटी मतलब मिलने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। एरिया ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। जैसे आपका भी ऑर्बिटल रहता है, किसी ने पूछे कि आप कहाँ मिलेंगे, तो आप बोलेंगे घर पे, ट्यूशन में, लड़के तो बोलेंगे मस्जिद में, या चबूतरे पे बैठता हूं मैं शाम में। और समझ में आएगा आपको? अरे ये आपका क्या है? ऑर्बिटल है। या कोई एक फेवरेट रिश्तेदार रहते हैं आपके, मामू, खाला, फुप्पू, कोई तो भी, जिनके पास बार बार जाते हैं आप, ठीक है, पैसे देते हो, लाड़ करते, बराबर है कि नहीं है? तो ये रिश्तेदार के पास ज्यादा जाते हैं अपन। तो ये आपका क्या है? ऑर्बिटल, एरिया ऑफ फाइंडिंग यू। समझा आपको? तो वैसे इलेक्ट्रॉन जहां मिलने के चांसेस है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। समझा? और जहां इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस 0 है उसको बोलते हैं नोडल। नोडल नहीं, नोडल। नोडल क्या बोलते हैं उसको? जैसे इसके बाहर यहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, और इसके यहां अंदर भी एकदम नजदीक भी नहीं मिलता है, वो अपन बाद में देखेंगे। उसको बोलते हैं नोडल। नोडल मतलब एरिया ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0।
यहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, उसको नोडल बोलते हैं, वो भी पढ़ेंगे अपन, ठीक है। चलो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आगे आएगा, एमओटी, एमओटी नहीं, एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। चलो जरा ध्यान से देखो, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल में आते हैं हम। तो ऑर्बिटल के टाइप्स है एस पी डी एफ। एस ऑर्बिटल बचपन से जानते हैं आप, कैसी होती है, स्फेरिकल। कैसी होती है, स्फेरिकल। अब पूरा स्फेयर अच्छे से नहीं बन रहा है लेकिन समझ जाओ, ठीक है। स्फेरिकल होती है, लेकिन एस स्फेरिकल से नहीं आया है। एस कहां से आया है, शार्प। अब ये शार्प क्या है, ग्राफ का नाम है जो अपने को मिलता है, ग्राफ जो इंडिकेट करता है कि जो एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है वो ग्राफ के अंदर शार्प लाइन देता है, तो उससे नाम बना उस एस। दूसरा ऑर्बिटल कौन सा होता है एटम के अंदर, डम्बल शेप। कैसे होता है, डम्बल पता है ना आपको, ये जिम वाले यूज करते हैं डम्बल, पता है ना आपको। हाँ, किसी ने बहुत अच्छा लिखा था, पहलवान वो नहीं है जो बड़े से बड़ा डंबल उठा ले, पहलवान वो है जो सुबह ठंडी में ब्लैंकेट उठाकर फजर को जाए। समझा आपको, ब्लैंकेट उठा के मतलब उठा के मस्जिद में लेके जाना नहीं है मतलब उसको हटाकर नींद को छोड़ना है। समझा आपको, नहीं तो आप गलत माना लेंगे, ब्लैंकेट ओढ़ के मस्जिद में इमाम साहब के बाजू में जाके खड़ा हो जा रहे, ठीक है। हाँ, तो रियल में सुबह उठना अहम है, समझा आपको। फजर, बहुत सारे वालिदैन कंप्लेन करते हैं बच्चों की, बच्चा बच्ची फजर में उनको अगर किक भी दे दिए तो उठते नहीं, ठीक है। चलो इधर देखो, डम्बल शेप मतलब ये एक दूसरा हो गया, इसका नाम है पी ऑर्बिटल। ये कैसे आया, इसका ग्राफ जो मिलता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। दूसरा क्या होता है, यस, डबल डम्बल। क्या होता है ये, डबल डम्बल, डी ऑर्बिटल। डिफ्यूज, क्या बोलते हैं इसको, डिफ्यूज। और तीसरा क्या होता है, ट्रिपल डम्बल, एफ ऑर्बिटल। फंडामेंटल, क्या बोलते हैं इसको, ये इनके नाम है, इनके जो पीक मिलते हैं ना ग्राफ में, वो उस पे से इनको नाम दिया गया है। लेकिन याद रखो, ये एक एस ऑर्बिटल है, ये एक पी ऑर्बिटल है, और ये एक डी ऑर्बिटल है, और ये एक एफ ऑर्बिटल है। जबकि उस जो सबशेल होती है उसमें कितने होते हैं एस ऑर्बिटल, ओनली वन। कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन की कितनी है, 2। पी के अंदर कितने होते हैं, 3, और इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। ये है सब शेल, क्या बोलते हैं इसको हम, सब शेल। शेल के अंदर सब शेल, सब शेल में एक ही एस होती है, जबकि पी कितने होते हैं, 3, और डी कितने होते हैं, 5। ये कितने होते हैं, ये, और हम इसको सब शेल की जगह हम लिखेंगे ऑर्बिटल। क्या लिखेंगे हम, ऑर्बिटल्स। तो एस के अंदर एक ऑर्बिटल होती है, पी के अंदर 3 होते हैं, डी के अंदर 5 होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 10। और एफ के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 7, तो इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 14। ये याद रखना है आपको। तो ये एक एस है, एक पी है, एक डी है, और एक एफ है। आप बोलेंगे ठीक है, एक एस समझ में आ गया, पी कैसे होते हैं, 3। तो ये होते हैं एक्स वाई जेड। क्या होते हैं ये, एक्स वाई जेड। चलो इसको हम देखते हैं, ये जरा ध्यान से देखिए आप लोग। जो आप 2D स्ट्रक्चर में देखते हैं तो जो वर्टिकल लाइन है उसको कौन सा एक्सिस बोलते हैं, एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस क्या बोलते हैं उसको, और ऐसा जो होता है क्या बोलते हैं उसको आप, एक्स एक्सिस, ठीक है। उसी से ये ऑर्बिटल्स के नाम आए। ये है वाई, पी वाई, क्या बोलेंगे हम इसको, पी वाई। इसको हम क्या बोलेंगे, पी एक्स। और एक होती है डायगोनल। डायगोनल मतलब ये पीछे से सामने की तरफ, ऐसे 3D स्ट्रक्चर। क्या होता है ये,
ये 3D स्ट्रक्चर होता है, इसको आप याद रखिए 3D। ये ऑर्बिटल ऐसे होती है सामने और पीछे की तरफ। बोर्ड पे समझ में नहीं आ रहा है? कैसे समझ में आता है? ये है y, ये है x। दिखा आपको? ये y और ये x, और ये ऐसे। समझा आपको? तो ये देखिए, ये x एक्सिस प्लेन में है, y एक्सिस भी प्लेन में है, लेकिन जो z है ना वो ऐसे, एक आगे और एक पीछे। समझा आपको? तो इसको z एक्सिस बोलते हैं। y एक्सिस, x एक्सिस, z एक्सिस ऐसा नहीं होता है, ऐसे होता है पीछे और आगे, जिससे आपको 3D मतलब 3 डायरेक्शनल में दिखता है ना। इधर से भी दिखेगा ना आपको, डायरेक्शन 1, डायरेक्शन 2, डायरेक्शन 3, तो आपको इधर से भी दिखता है वो। जबकि 2D जो रहता है उसमें देखो आप आगे पीछे कुछ दिखता नहीं, इधर इधर। अपना पेपर 2D है ना, और समझा क्या आपको? समझा आपको? तो ये 3D स्ट्रक्चर होता है, एक्स वाई और एक क्या होता है, जेड। ठीक है, तो ये पी जेड होता है। अब कभी कभार क्या होता है, एक्स वाई जेड ऐसे दिखता है आपको, बच्चे बोलते लेकिन सर वो बुक में तो अलग दिख रहा, एक्स वाई और ये जेड। बच्चे बोलते सर बुक में तो अलग ही दिख रहा, उसने जेड को ऐसे बताया। तो उसने रोटेट किया ना उसको, उसने क्या किया, उसने ऐसे किया। ये जेड है, ये देखो ये है ना। हाँ देखो ध्यान से, एक्स, ब्लू कौन है, ब्लू, ग्रे कौन है, ग्रे, अरे वाह वाह, हाँ ग्रे कौन है, और ग्रीन जेड। ये ग्रीन है, ग्रीन नहीं दिख रहा है, अरे ग्रीन है, ग्रीन, ठीक। अरे दूर से भी ग्रीन दिखेगा ये। एक डिसीज है, उसको नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, तो मैं पहली बार देख रहा हूं डे ब्लाइंडनेस। अच्छा ये लाल दिख रहा है क्या, दिख रहा है? कंफर्म, टेस्ट इज कंफर्म। हाँ, वो अभी रमजान के दिन शुरू हो रहे हैं, आप जब यहां से रोशन गेट के पास से गुजरेंगे तो वहां तरबूज वाला एक डायलॉग चिल्लाता है जोर जोर से, हाँ लाल है, लाल है, तो वहां जाकर देखना लाल क्या रहता है। ठीक है, ओके चलो। हाँ डबल कंफर्म। तो ऊपर का खाने का नहीं रहता है, अंदर का खाने का रहता है। वैसे ऊपर का भी खा सकते हैं मैं लोग, मैंने कल कहा ना बकरी। हाँ, ठीक है चलो इधर देखो। हाँ ओके, ये डायगोनल अब जाने दो, ये रेड है, दिखा आपको? हाँ ठीक है। हाँ डिसीज लोगों के लिए पिंक, इधर देखो। अब मैं क्या करता हूं, इसको लाता हूं हॉरिजेंटल जेड को, तो अब आपको देखो कैसे दिखेगा ये। मैंने रेड को क्या किया, रेड डायगोनल है ना, मैंने उसको बना लिया एक्स एक्सिस पे, तो देखो। तो अब बताओ अपना जेड आ गया कहां पर, एक्स एक्सिस पर आ गया, और ये कौन है, ब्लू, एक्स। ये एक्चुअली एक्स है लेकिन गया वाई पे ना, लेकिन उसका नाम क्या है, पी एक्स। ये पी जेड है, ये पी एक्स, और ये कौन है, तो ऐसा भी ड्रॉ करके कुछ बुक्स में दिया हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये ऐसा कैसा आ गया। उसने असल में जेड की ओवरलैपिंग बाजू वाले मॉलिक्यूल से बताने के लिए उसको ऐसे ड्रॉ किया। समझा आपको? तो जब जेड इधर आएगा तो समझ जाना ऊपर एक्स है और डायगोनल पे वाई। समझा आपको? ठीक है, ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं, सब लोग इधर ध्यान से देखो, मैंने ब्लू शर्ट चेक्स वाला पहना है, सब लोग इधर देखो, ठीक है? हाँ चलो इधर देख रहे सब लोग, वेरी गुड। अरे तुम टेढ़े हो गए सीधे, ओके ठीक है। तो डी के अंदर भी अलग अलग शेप्स होते हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी टाइम कम है, मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे। तो डी में होते हैं XY, YZ, XZ,
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर, ये 5 ऑर्बिटल होते हैं। इसमें सिंपल है, एक्स वाई जेड, उसमें अलग होते हैं क्योंकि उसमें 3D में अपने को उसका पोजीशन देखना है ऑर्बिटल का। वो मैं इंशाल्लाह आपको यहाँ पर अच्छे से 3D में बताऊंगा अपने एनिमेशन की हेल्प से, वो समझ में आ जाएगा। तो वैसे ही एफ में होते हैं 7, उसका आपको डिस्क्रिप्शन नहीं है, ठीक है, आपके 11 12 लेवल पर, इवन नीट सीईटी जेई लेवल पे भी उसको एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गए। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग की तरफ। किधर आ रहे हैं हम? टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, जरा ध्यान से देखना है। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, अगर मैं एग्जाम्पल लू H2, क्या लू एग्जाम्पल में? मतलब H बॉन्ड H, H बॉन्ड H, तो H हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s1। ये भी कौन है? 1s1। S में एक इलेक्ट्रॉन, S में एक इलेक्ट्रॉन। S का शेप क्या होता है? स्फेरिकल, ठीक है। दूसरा हाइड्रोजन एटम, दोनों आपस में ओवरलैप होकर बॉन्ड बना दिए। अब क्या बोलेंगे आप इसको? एस एस ओवरलैप। क्या बोलते हैं आप इसको? एस एस ओवरलैप। जरा ध्यान से देखो, जल्दी जल्दी हो जाएगा, थोड़ा कंसंट्रेशन। दूसरा मैं एग्जांपल यहां पर लिखता हूं HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड में बॉन्ड है H बॉन्ड F, तो ये तो क्लियर हो गया आपको, ये 1s1 रहता है। क्या रहता है? 1s1। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 9। रोना नहीं, रोना इधर देखो। हाँ, अरे कितना एटॉमिक नंबर? कॉन्फ़िगरेशन बोलो। 1s2 2s2 2p5। जिसको याद नहीं है याद कर लो। नए लोग, छुट्टी मारने वाले लोग, कभी कभार आ रहे हैं आप लोग रमजान के चांद की तरह, तो वो लोग भी देख लो इधर। हाँ, तो इधर देखो, अभी याद कर लो, ये ऐसा रहता। तो हम सिर्फ पी वाले को लिखेंगे क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है वो ओवरलैपिंग में यानी बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता है। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी अपने को बताती है और लेविस ने भी बताया था, ठीक है। तो यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन, पी के अंदर ऑर्बिटल कितने होते हैं? 3। अभी देखे ना अपन ने, एक्स वाई जेड, तो ये 2p5 है, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन x में, 2 इलेक्ट्रॉन y में, 1 इलेक्ट्रॉन z में। तो चलो अभी इसको मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखो। अभी आपने कहा ये है px, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे रफ बना देता हूं मैं। ये है py, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये है pz, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन। बरोबर? अरे बोलो ना। लेकिन मैंने कहा अपन इस तरह बनाएंगे कि z को इधर लेकर आ जाएंगे, वो हॉरिजॉन्टल, ये z का 1 इलेक्ट्रॉन। तो बोलो इधर कौन जाएगा? y एक्सिस पर कौन जाएगा? वेरी गुड, ये x आएगा यहां पर, समझा आपको? px। और डायगोनल कौन जाएगा? 2py। इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन, इनको साइड में छोड़ दिया अपन ने, ठीक है, ओके। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है और अपना 1s तो पक्का है, स्फेरिकल रहता है। तो ये इस तरह की ओवरलैपिंग हुई, देखे आपने। तो ये आया कहां से? 2pz से 1 इलेक्ट्रॉन और 1s1 से 1 इलेक्ट्रॉन, समझा आपको? तो हाइड्रोजन का s और फ्लोरीन का 2pz, तो इसको बोलते हैं sp ओवरलैप। क्या बोलते हैं इसको? और मोर करेक्ट लिखना रहा तो क्या बोलेंगे आप इसको? 1s एंड 2pz ओवरलैप, समझा आपको? अब कुछ एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन आते हैं, बच्चे छोटा सा क्वेश्चन रहता है लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको याद है फ्लोरो के नीचे कौन आता है? फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, मैंने शॉर्टकट आपको बताया। इसके लास्ट में 2p आता है ना? तो एक्चुअली कौन से पीरियड में है? सेकेंड। ये कौन से पीरियड में है? थर्ड। ये कौन से पीरियड में है? फोर्थ। और जो सेम ग्रुप में रहते हैं उनका नेचर भी क्या रहता है? सेम। तो अगर मुझे HF की जगह HCl बनाना है, ये तो 1s से आएगा ही, लेकिन Cl का यहां इसका 2pz आया, तो इसका कौन आएगा? 3pz, शॉर्टकट। इसका लास्ट ऑर्बिट वही रहेगा ना, 3pz। इसका कौन आएगा? इसका कौन आएगा?
मतलब इसका ओवरलैपिंग अगर लिखना रहा तो क्या बोलेंगे आप, 1s3pz। और अगर एच बी आर का लिखना रहा तो 1s4pz। एच आई का लिखना रहा तो 1s5pz। समझा आपको? और समझा क्या? 6 ना, बराबर है ना? समझा क्या? शॉर्टकट आप पहचान सकते, जो जिस पीरियड में होता है उसका लास्ट शेल, लास्ट ऑर्बिटल वही होता है। कुछ जगह एक्सेप्शन आते हैं, वो आपको याद रखना है। तो एस एस ओवरलैप समझ में आया आपको? एसपी ओवरलैप समझ में आया आपको? अब पीपी ओवरलैप क्या आएगा? पीपी ओवरलैप। एग्जाम्पल एफ बॉन्ड एफ। अभी तो आप देखा अपन ने एफ का कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 1s2 2s2 2p5। लेकिन लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन कौन है, 1 2 3, इधर दो इधर दो इधर एक, कौन था, 2pz। इसका 2pz और इसका 2pz आपस में ओवरलैप होंगे। तो देखो मैं ड्रॉ करता हूं सिंपली, ये है 2pz। हाँ, ऊपर कौन आता है बोलो, x। इधर कौन आता है, y। और इसका कौन है यहां पर, एक इलेक्ट्रॉन। ये बाजू वाले, ये एक फ्लोरीन का हो गया, इधर से दूसरा फ्लोरीन आ रहा है, तो इसका भी सेम लेना पड़ेगा ना, ये एक। अच्छा मैंने एक चीज नहीं बताई, जब ओवरलैपिंग जिस साइड से होती है ये पार्ट छोटा हो जाता है और ये पार्ट बड़ा हो जाता है, वहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है, बताने के लिए, वो आगे आएगा। चलो ये हो गया एक्स। हाँ ये बोलो, ये कौन है, एक्स, और ये कौन है, वाई। तो ओवरलैपिंग किसके बीच में हुआ बोलो, हाँ 2pz 2pz। तो इसको आप बोलेंगे पीपी ओवरलैप। दोनों पीपी है ना, समझा आपको? ठीक है, लास्ट पॉइंट। अच्छा इसके बाद हम और पढ़ेंगे पी डी ओवरलैप, डी डी ओवरलैप, आगे पढ़ेंगे अपन। ठीक है, कहां पर, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर। ये बेसिक है, इसको आप याद रखो। ठीक है, जरा ध्यान से देखो। दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। जरा ध्यान से देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी। तो हमने क्या पढ़ा, डबल बॉन्ड में एक रहता है सिग्मा और एक रहता है पाई। तो एक्चुअली सिग्मा बॉन्ड आप देखो डायरेक्ट ओवरलैपिंग से बनते हैं, ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड डायरेक्ट ओवरलैपिंग से बनते हैं। जैसा एक एस दूसरा एस, एस एस ओवरलैप, ये सिग्मा बॉन्ड है। पीजेड पीजेड, ये डायरेक्ट ओवरलैपिंग करेंगे, इसको बोलेंगे हम पीपी बॉन्ड। ये भी कौन है, सिग्मा बॉन्ड। समझो आपको? लेकिन आप देखेंगे अल्कीन अल्काइन में पी एक्स पी एक्स, इस कार्बन का पी एक्स, इस कार्बन का पी एक्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखो, इधर मैंने अभी आपको बताया, इसका पीजेड इसका पीजेड आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, तो ये जो बॉन्ड बनेगा कौन सा रहेगा, सिग्मा। अरे बोलो ना, सिग्मा रहेगा। लेकिन इसका जो पी एक्स है और इसका जो पी एक्स है, अब ये साइड में है दोनों भी, अगर बनाया तो डबल बॉन्ड बनेगा, नहीं बनाया तो नहीं बनेगा ना। आगे हाइब्रिडाइजेशन में वैसे मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। ठीक है, ओके। तो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं, एक्स एक्स या वाई वाई। साइड वाइज ओवरलैपिंग करने वाले कौन कौन है, एक्स एक्स या वाई वाई। ठीक है, तो पी एक्स या पी वाई साइड में ओवरलैप होते हैं ऐसे, जिसको शो करते हैं हम ऐसे। इसको बोलते हैं पी एक्स ओवरलैप। ये होता है पाई बॉन्ड। क्या होता है, पाई बॉन्ड।
तो यहां जो ओवरलैपिंग हुई सिग्मा के अंदर, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट ओवरलैप। क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्ट ओवरलैप या हेड टू हेड, हेड टू हेड ओवरलैप। और ये वाला पाई है, पाई वाला क्या होता है? साइडवाइज ओवरलैप। क्या होता है ये? साइडवाइज ओवरलैप या लैटरल ओवरलैप। क्या बोलते हैं इसको? लैटरल ओवरलैप। ये दोनों सेम है, लेकिन ये जो बॉन्ड रहता है सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्या रहता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और ये बॉन्ड पाई बॉन्ड, बोलो बोलो क्या रहेगा? वीक बॉन्ड। डेफिनेटली जिसमें डायरेक्ट ओवरलैपिंग हुई और जिसमें साइडवाइज ओवरलैपिंग हुई, फर्क रहने वाला है ना। डायरेक्ट ओवरलैपिंग से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, समझा? आपको, तुमको बुला रहा हो नहीं ना, इधर देखो, ठीक है? अरे समझा क्या? ये डायरेक्ट ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड। साइडवाइज जब होगा तो ये ज्यादा ओवरलैप नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि बीच में यहां पर कौन बैठा हुआ है? सिग्मा है ना, तो आगे जाने नहीं देंगे ना उसको। अरे बोलो ना, इसलिए ये वीक बॉन्डिंग होती है इसके अंदर, समझा? इसके बारे में और डिटेल आगे आएंगी, मैं आपको बताऊंगा। तो कल जो थ्योरी आने वाली है हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी, ओके, ठीक है? इसके भी कुछ ड्रॉबैक थे, क्या क्या थे वो भी देखेंगे हम, और कल आगे बढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। तो आप लोगों के लिए रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला सबको ये पूरा महीना नसीब करे और इसे ज़रिया बनाए मग़फ़िरत का। और आप लोग जो है दुआ करें अल्लाह ताला से कि आप रमज़ान में भी सही टाइम पर आए, पूरा अटेंड करें अपने होश और हवास में, समझा आपको? ठीक है, चलिए इसको बंद कर देते हैं।